और एवरीवन दोस्तों, आज है 25 जून 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। आज जो नए टॉपिक रहने वाले हैं जो हम लोगों ने पहले नहीं किए हैं उसमें से एक रहेगा ये वाला। केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया है एंड दे एक्चुअली वांट टू चेंज द नेम फ्रॉम केरला टू केरलम। तो स्टेट्स के जो नेम है वो कैसे चेंज होते हैं, क्या प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, उसके बारे में बात करेंगे। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक है, हम लोगों ने इससे पहले इसके बारे में बात नहीं किया है। बाकी मोस्टली टॉपिक की हम लोग बारे में इन एंड आउट कभी कभी बात करते रहते हैं। जैसे तीस्ता रिवर का जो इशू है ये भी हम लोग कभी कभार करते हैं। आई थिंक तीन तीन चार महीने पहले हम लोगों ने किया था, लेकिन आज फिर से करेंगे। तीस्ता रिवर के बारे में भी बात करेंगे और डिस्प्यूट जो है इंडिया बांग्लादेश के बीच में उसके बारे में बात करेंगे। मेंस के परस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक नजर आता है। अच्छा है भी टॉपिक, यहाँ से रेगुलरली क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। उसके अलावा इंडस वाटर ट्रीटी, आई होप आपको पहले से थोड़ा बहुत इसका आइडिया होगा, लेकिन फिर से आपको बताऊंगा क्योंकि कुछ पाकिस्तानी डेलीगेशंस ने जम्मू कश्मीर के अंदर विजिट किया है। कुछ वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल्स ने भी इंडिया में विजिट किया है और हम लोग रेगुलरली करते रहते हैं क्योंकि इंडिया ने कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट चला रखे हैं जिसको लेके पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन है। तो उनकी इंस्पेक्शन को लेके वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल्स आए हैं। तो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे। रिपीटेड आर्टिकल है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए नया आर्टिकल हो सकता है। उसके अलावा थोड़ा सा पैसा के बारे में बात करेंगे। पीसा जो कि हमारा यहाँ पे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, जब हम लोग शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल ट्राइबल एरियाज में उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके बारे में बात करता है। मेंस के परस्पेक्टिव से ये भी एक अच्छा खासा टॉपिक नजर आता है। उसके अलावा एक रिपीटेड सी थीम है, हिमालय, उसकी इकोलॉजी, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, डेवलपमेंट वर्सेस ग्रोथ, राइट। जो जो लोकल राइट्स होते हैं वर्सेस डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन द हिमालयाज, उसकी वजह से लैंडस्लाइड होते हैं। गवर्नमेंट की यहाँ पे क्या अप्रोच है, सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे क्या अप्रोच है। एक रिपीटेड सी थीम है लेकिन ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा आप जब भी हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप हमेशा जीएस पेपर 3 में भी जीएस पेपर 2 में भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको मेंस में यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, हालांकि कभी कभार आपसे कुछ ना कुछ वो पूछ सकता है कुछ सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स के बारे में, बट फिर भी मेंस ओरिएंटेड अप्रोच यहाँ पे ज़्यादा नजर आती है इस एडिटोरियल सेक्शन से। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे। उससे पहले छोटी सी अनाउंसमेंट है, और अनाउंसमेंट है हमारे प्रयास प्रोग्राम की। तो जिन बच्चों को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है या जो भी जिनका स्कोर ठीक ठाक रहा है प्रीलिम्स में और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये एक हमारा 60 डेज का प्रोग्राम है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपकी डिसेंट वे में आंसर राइटिंग बढ़िया से करवाई जाती है। देखिए, टॉपिक को पढ़ना इज अ डिफरेंट थिंग, टॉपिक के ऊपर कमांड होना इज ऑल्सो डिफरेंट थिंग, लेकिन फिर से वही बात बोली जाती है कि यूपीएससी एग्जाम इज नॉट अबाउट कंटेंट। UPSC exam in a practical way is about how you present your content in a given word limit and within time limit also। तो हो सकता है किसी टॉपिक पे आपकी बहुत कमांड हो, आपके पास दुनिया भर का कंटेंट हो, लेकिन अगर वही वर्ड 150 वर्ड्स में लिखने के लिए आ जाता है विद अ प्रॉपर क्वालिटी ऑल्सो, जिसमें प्रॉपर इंट्रोडक्शन होगा, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, वो सब होता है, वो आर्ट डेवलप करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट, और वो प्रैक्टिस किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में हो तो आप जल्दी अपने गोल को अचीव कर पाओगे। तो उसके लिए जो है वो प्रयास प्रोग्राम चलाया गया है, मास्टरिंग यूपीएससी सीएससी आंसर राइटिंग इन 90 डेज। तो 60 डेज के लिए आपको GS1 से GS4 करवाया जाता है, फिर उसके बाद आप जो है रेगुलरली यहाँ पे जो है टेस्ट लिखते हो और अपनी प्रैक्टिस करते हो, प्रॉपर फीडबैक आपको मिलता है, पर्सनलाइज्ड डाउट रेजोल्यूशन भी आपके करवाए जाते हैं। ये है बेसिकली प्रोग्राम। और वीडियो को अगर आप देखते हो तो लाइक जरूर किया करो। मैं देखता हूँ वीडियो को बच्चे देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो कर लिया करो लाइक थोड़ा सा। उसके अलावा अपनी फीडबैक देना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फीडबैक फॉर्म भी है, आप वो भी भर सकते हो। वैसे आपको मैं बताता चलूँ, 1 जुलाई से हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं अपने इस डीएनए के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, डीएनए को 2 हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं। बेसिकली पहला जो हिस्सा होगा वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड होगा, जिसमें दिन में 5 या 6 टॉपिक जो प्रीलिम्स बेस्ड हैं वो आपको मैं डिस्कस करूंगा। दैट इज गोइंग टू बी ओनली फॉर 20-25 मिनट्स क्योंकि प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहता है। उसके अलावा हफ्ते में 3 से 4 बड़े आर्टिकल्स जो कि इशू बेस्ड होंगे, राइट, जो कि होगा मेंस के पर्सपेक्टिव से इन डेप्थ एनालिसिस। सभी चीजें डिस्कस की जाएंगी इन टॉपिक्स के बारे में। तो जो स्टूडेंट्स मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए ये अलग से दिया गया है, जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड है उनके लिए अलग से दिया गया है। तो ये हम लोग 1 जुलाई से चेंज करने वाले हैं और आई होप आप उस प्रोग्राम में भी हमारा साथ ऐसे ही दोगे जैसे यहाँ पे दे रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे। पहला टॉपिक आता है केरला से।
केरला हाउस passes motion to rename the state केरलम। तो बेसिकली केरला का जो मलयालम नेम है, मलयालम लैंग्वेज में वो केरलम है। लेकिन केरला जो वर्ड है ये नया नहीं है, केरला भी बहुत पुराना वर्ड है। अशोकाज के जो एडिक्ट थे 257 BC, मतलब समझिए बहुत पुरानी बात हो गई है। उस समय उन एडिक्ट में भी इसका नाम केरला ही लिखा गया है। तो इट्स अ वेरी वेरी ओल्ड नेम केरला। और कि मलयालम में इसको जो है वो ऑब्वियसली केरलम कहा जाता है। तो आज से नहीं, बहुत सालों से डिमांड हो रही है केरला का नाम को चेंज करने की, केरलम। और वैसे भी अगर देखें, जैसे केरला, तमिलनाडु और आजकल तो कर्नाटका भी थोड़े से लैंग्वेज सेंसिटिव स्टेट्स हैं। तो होना भी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लैंग्वेज एक आपकी आइडेंटिटी होती है, इट्स अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कल्चर एज वेल। तो उस कॉन्टेक्स्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टेट, उसकी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, बेसिकली उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया है। अब ये सेंटर के पास जाएगा, प्रोसीजर आपको मैं बताऊंगा क्या होता है इसमें। तो दैट इज द होल थिंग बेसिकली, ठीक है। और लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो केरलम नाम है वो कहाँ से आया है। केरलम नाम आया है, देखिए किसी कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि वो आया है चेरम से, ठीक है। और चेर का मतलब होता है ज्वाइन करना। और जो वर्ड है चेरलम, चेरलम का वर्ड मतलब होता है रीजन और लैंड, यानी कि रीजन या लैंड को ज्वाइन करने वाला। दैट इज कॉल्ड चेरलम। और चेरलम बाद में बन गया केरलम, और केरलम बन गया केरला। तो ये पुराना वर्ड है, केरलम भी और केरला भी। तो उसको थोड़ा नाम चेंज करने की अभी बात हो रही है। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है इसमें। देखिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने अगर पास कर दिया है तो क्या नाम चेंज हो जाएगा? देयर इज नो गारंटी। ये डिपेंड करता है पार्लियामेंट के ऊपर। पार्लियामेंट हैज द अल्टीमेट पावर टू चेंज अ नेम ऑफ अ स्टेट। दैट पावर टू पार्लियामेंट इज गिवन बाय आर्टिकल 3। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 क्या आता है? इंडियस पार्लियामेंट हैज द पावर टू चेंज द नेम ऑफ अ स्टेट। आर्टिकल 3 क्या कहता है? फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट, ऑल्ट्रेशन ऑफ एरिया, बाउंड्री एंड नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। कोई नया स्टेट बनाना हो, एग्जिस्टिंग स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी हो, उसका नाम चेंज करना हो, पावर इज एक्सक्लूसिवली विद द पार्लियामेंट, नॉट विद द स्टेट। हाँ, स्टेट का रोल होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो सिर्फ एडवाइजरी रोल होता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट कोई भी कानून बना के दे कैन फॉर्म अ न्यू स्टेट। जैसे तेलंगाना आपने बना दिया, 2 या 3 स्टेट्स को आपस में ज्वाइन भी करवा सकता है। पार्लियामेंट के पास ये भी पावर होती है। किसी स्टेट के एरिया को इंक्रीज कर सकता है, स्टेट के एरिया को डिक्रीज कर सकता है, नए स्टेट की बाउंड्री बना सकता है, वो सब कर सकता है स्टेट। तो प्रोसीजर क्या होता है? अब ये स्टेट के नाम को चेंज करने की जो इनिशिएशन है, जो इनिशियल प्रोसेस है, वो स्टेट से भी चालू हो सकती है, सेंटर से भी चालू हो सकती है। तो या तो पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पहले एक रेजोल्यूशन पास करेंगी, ठीक है। देखिए, द इन पार्लियामेंट द बिल कैन नॉट बी प्रेजेंटेड विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के पार्लियामेंट लॉ इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती है। अब रोल आता है स्टेट का। जब पार्लियामेंट किसी स्टेट का नाम चेंज करना चाहती है, तो सजेशन के तौर पे स्टेट्स को भी वो प्रपोजल भेजा जाता है, ठीक है। फिर वो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां पे उसको पास किया जाता है। तो जो स्टेट ये प्रपोजल दोबारा से सेंटर के पास भेजता है। अब यहां पे ये देखिए, स्टेट सिर्फ प्रपोजल भेज रहा है, स्टेट से उसका सिर्फ व्यू मांगा जा रहा है। स्टेट्स की बात को माना जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी कि जो स्टेट का पॉइंट ऑफ व्यू है नाम चेंज करने के रिगार्डिंग, वो बाइंडिंग नहीं है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट नाम चेंज कर सकता है, वो स्टेट चाहे या ना चाहे, डजेंट मैटर। लेकिन फिर भी उनसे कंसल्टेशन मांगी जाती है। क्यों? ताकि स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म बनी रहे। ऐसे तो सेंटर हर चीज का नाम चेंज कर देगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो स्टेट को एज अ सजेशन के तौर पे रखा जाता है। एक बार जब ये सजेशन आ जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पार्लियामेंट उसका नाम आराम से चेंज कर सकती है। और ये जो बिल आता है पार्लियामेंट में, वो एक ऑर्डिनरी बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं है एक तरह से। और सिंपल मेजोरिटी से ही उसको पास किया जाता है। देखिए,
जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं तो हमेशा हमें ऐसा लगता है कि इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्पेशल मेजोरिटी से भी पास हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी से भी पास हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स कंसेंट, इससे भी पास हो सकता है। तीनों तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकता है, स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी और आधे स्टेट्स की परमिशन। जैसे जीएसटी यहाँ पे लगा था, तो कोई भी फेडरल करेक्टर अगर चेंज करना है तो उसमें आधे स्टेट्स की परमिशन कम से कम चाहिए होती है, राइट। तो ये तीनों चीजें आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो जो स्टेट्स का नाम चेंज किया जाता है, नए स्टेट्स को बनाया जाता है, बाउंड्री को चेंज किया जाता है, वो सब अमेंडमेंट आपके सिंपल मेजोरिटी से होते हैं। तो दैट वाज अबाउट इट। ठीक है, आपसे सवाल इस तरह का एग्जाम में आ सकता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ममता सेज बंगाल मस्ट बी इन्वॉल्व इन एनी टॉक्स ऑन द शेयरिंग ऑफ द तीस्ता रिवर। देखिए, तीस्ता रिवर जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आ रही है, ठीक है। तीस्ता रिवर काफी फ्रजाइल रिवर है। लास्ट ईयर तीस्ता रिवर के अंदर फ्लड आया था। तो इफ यू सी, यहाँ से जो रिवर आ रही है ये, दिस इज तीस्ता रिवर। और ये जो रेड कलर की आपको नजर आ रही है, दिस इज माइटी ब्रह्मपुत्रा। और ये जो बाउंड्री है, ये बना देता हूं मैं यहाँ पे, दिस इज बांग्लादेश। और ऊपर जाएंगे तो देखिए है सिलीगुड़ी, ऊपर है सिक्किम। तो ये तीस्ता रिवर जो है सिक्किम से आ रही है, फिर ये बांग्लादेश में एंट्री कर रही है, और ब्रह्मपुत्र में जाके यहाँ पे मिल रही है दोनों आपस में। तो इसका मतलब तीस्ता इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। देयर यूज टू बी अ टाइम व्हेन तीस्ता वाज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। लेकिन देर वॉज अ लार्ज अर्थक्वेक, जिसकी वजह से तीस्ता ने अपना कोर्स चेंज कर दिया था, एंड इट बिकेम अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। दैट्स अ अलग डिफरेंट केस। अब सवाल यह है कि ये जो तीस्ता रिवर है, इट इज वेरी क्रूशियल फॉर बांग्लादेशी पीपल एंड द बंगाली पीपल ऑल्सो, स्पेशली पार्ट ऑफ सिक्किम एंड जो बांग्लादेश यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है, उसके लिए बहुत क्रूशियल है। और इसके वाटर के शेयरिंग को लेके इंडिया बांग्लादेश के अंदर बहुत सालों से वो एक डिस्प्यूट चल रहा है, जिसको लेके कई बार कोशिश की जाती है, लेकिन वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है वो ज्यादातर इसके लिए अग्री करती नहीं है। क्योंकि कौन कौन पानी देना चाहेगा? इंडिया इज ऑलरेडी अ वाटर स्ट्रेस्ड नेशन, राइट। और वेस्ट बंगाल में जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं, दे डिपेंड ऑन द वाटर ऑफ तीस्ता। तो इसलिए बंगाल तो कभी भी नहीं चाहेगा कि पानी बांग्लादेश को दे दिया जाए। लेकिन बांग्लादेश में भी बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर करते हैं, तो इरिगेशन वाटर के लिए चाहिए उनको, बिजली बनाने के लिए पानी चाहिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए चाहिए होता है। तो वो दे ऑलवेज डिमांड अ फेयर शेयर फ्रॉम इंडियन साइड, लेकिन वैसा हो नहीं पाता है। तो अभी एक अग्रीमेंट करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ। तो ममता जी ने कहा है कि भाई हमारे साथ भी बातचीत कर लीजिए। ऑब्वियसली बात है, स्टेट गवर्नमेंट के बिना तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे वैसे भी। तो दैट इज द होल थिंग। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बेसिकली देर आर स्मॉल और बिग 54 रिवर्स जो हम लोग शेयर करते हैं। तो ऑब्वियसली जब इतनी सारी रिवर के वाटर को हम लोग शेयर करेंगे तो डिस्प्यूट होना तो लाजमी सी बात है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा डिस्प्यूट है वो बेसिकली तीस्ता रिवर को लेके ही है। लैंड के लेकर भी था, लेकिन 2015 में वी हैड लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट एक्ट 2015, जिसमें वो सोल्व हो चुका है। लेकिन तीस्ता वाटर वाला डिस्प्यूट अभी तक इंडिया सोल्व नहीं कर पाया है। तो तीस्ता रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश के अंदर जमुना कहा जाता है, एवरीबॉडी नोज दिस। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि गंगा रिवर को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर जब आपस में मिल जाती हैं तो इनकी जो कंबाइंड स्ट्रीम है, इसको क्या कहा जाता है, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो जो तीस्ता रिवर है कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? सिक्किम के जो है चुंगदांग नाम की जगह से वो जा रही है। उसके बाद फिर वो वेस्ट बंगाल के अंदर एंट्री करती है, और फाइनली बांग्लादेश के अंदर एंट्री करती है। तीस्ता बराज डैम हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब देखिए, ये है बराज। तो यूजली एक बराज और डैम में क्या फर्क होता है? ये भी टर्म्स आपको दिखती होंगी कई बार पेपर वगैरह में। बराज यूजली किया जाता है फॉर द डाइवर्जन पर्पस, ठीक है। और डैम बनाया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ रेजर्वोयर, पानी को स्टोर करने के लिए। और बराज बनाया जाता है पानी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। ये बेसिकली दोनों में बेसिक बेसिक फर्क होता है। जैसे हमारे पास फरक्का बराज है, गंगा रिवर के ऊपर फरक्का बराज है बंगाल में, जो कि रिवर की डायरेक्शन को चेंज करता है, राइट, गंगा की डायरेक्शन को चेंज करता है। वैसे ही हमारे पास तीस्ता बराज भी है।
तो इंडिया बांग्लादेश के बीच में तीस्ता रिवर डिस्प्यूट इज एन वेरी ओल्ड इशू। द रिवर कवर्स नियरली एंटायर फ्लड प्लेन ऑफ सिक्किम while draining 2800 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द बांग्लादेश, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन बांग्लादेश जो है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन यस, वेस्ट बंगाल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ लाइफलाइन ऑफ हाफ ऑफ द डजन डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ बंगाल। और हमारे पास एक ट्रीटी थी, गंगा वाटर ट्रीटी ऑफ 1996, जिसमें हम लोगों ने फरक्का बैराज के थ्रू एक म्यूचुअल अग्रीमेंट किया था बांग्लादेश के साथ। देखिए, फरक्का बैराज जो है ना, वो कोलकाता पोर्ट के लिए बहुत जरूरी है। कलकत्ता इज अ रिवराइन पोर्ट। कलकत्ता जो है एक सी पोर्ट नहीं है, रिवर पोर्ट है। तो वहां पे वाटर को मेंटेन करने के लिए, ताकि शिप्स वगैरह आ सके, वी हैव नीड है डिसेंट लेवल ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर, जो बरक्का बैराज से ही हो पाती है। तो बांग्लादेश ने कहा ठीक है भैया, आप कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसा ही अग्रीमेंट हम लोग तीस्ता के लिए भी चाहते हैं, बांग्लादेश भी चाहता है, लेकिन अब तक हो नहीं पाया। मोदी जी ने जो 2015 में विजिट किया था बांग्लादेश को, जब हम लोगों ने लैंड अग्रीमेंट किया था, तो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद तीस्तों को लेके भी कुछ माहौल बनेगा, कुछ सोल्यूशन निकलेगा, बट वो निकल नहीं पाया। लेट्स सी इसमें आगे क्या होता है। तो ये एक एक रेकरिंग इशू है ना, बार बार होता रहता है तीस्ता वाला। तो थोड़ा सा उस कॉन्टेक्स्ट में आई होप आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए था इस टॉपिक के बारे में। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। इंडिया पाक डेलीगेशन रीच J&K टू इंस्पेक्ट द पावर प्रोजेक्ट अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। तो 40 के लगभग लोग पाकिस्तान से भी, वर्ल्ड बैंक से भी, वो जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स को इंस्पेक्शन करेंगे। चेनाब वैली में हम लोग कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, किश्तवाड़ पे हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो इसकी इंस्पेक्शन करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर, इंस्पेक्शन करने की क्या जरूरत है? क्योंकि हमारे पास एक अग्रीमेंट है, और अग्रीमेंट ये कहता है कि अगर इंडिया या फिर पाकिस्तान, कोई भी आप कह सकते हो, अगर किसी रिवर के ऊपर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मान लो इंडिया किसी रिवर के ऊपर प्रोजेक्ट बना रहा है, इंडिया एक प्रोजेक्ट बना रहा है, दुलहस्ती में एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम लोग, धर्मशाला में एक प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा जो है मरुसूद्र में हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो अगर इंडिया कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाता है और पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन है उस प्रोजेक्ट की ऑपरेशन को लेके, उस प्रोजेक्ट के डिजाइन को लेके, तो फिर वो ऑब्जेक्शन लेके कहाँ जाएगा? वो जा सकता है वर्ल्ड बैंक में। देखिए, पहले तो हम लोग बायलेटरली ही सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बायलेटरी नहीं हो पाता, तो फिर हम लोग वर्ल्ड बैंक में जाते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल्स कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ मिलके उन प्रोजेक्ट्स की इंस्पेक्शन करने आते हैं, और वो ये देखते हैं कि भाई इसका जो डिजाइन है, इसका जो ऑपरेशन है, कहीं वो वायलेशन तो नहीं कर रहा है अग्रीमेंट का। इसलिए वो है आया जाता है। तो पाकिस्तान ने कई प्रोजेक्ट्स को लेके जो है ऑब्जेक्शन उठाया हुआ है। तो दैट इज वाई पाकिस्तानी ऑफिशियल्स एंड ऑफिशियल्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक along with experts, they are visiting India। ठीक है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए बेसिकली फिलहाल जो करंट में है, लेकिन इसकी बैकग्राउंड भी डेफिनेटली आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन से प्रोजेक्ट को लेके यहाँ पे बेसिक ऑब्जेक्शन है। कलानी प्रोजेक्ट हमारे पास है, एक पाकुल डैम हमारे पास है, एक कीरू प्रोजेक्ट हमारे पास है, अलग अलग रिवर्स पे बना हुआ है। इसकी बैकग्राउंड में आप जरूर जाएं, क्योंकि जब तक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको समझ में नहीं आएगी, करंट में क्या हो रहा है वो बाउंसर हो जाता है, आपके लिए समझ में नहीं आता है। तो बेसिक 1960 में हम लोगों ने एक इंडस वाटर ट्रीटी किया था, और नाउ 9 इयर्स लग गए थे बेसिकली इस ट्रीटी को करने में। तो देर वॉज अ नेगोशिएशन फॉर लास्ट 9 इयर्स, एंड फाइनली इंडिया की तरफ से नेहरू जी और पाकिस्तान की तरफ से आयूब खान, वो दोनों बैठे भैया, और वर्ल्ड बैंक ने ये सब अग्रीमेंट करवाने का जिम्मा उठाया। तो बेसिकली वर्ल्ड बैंक वाज अ मीडिएटर बेसिकली यहाँ पे। और उस समय जो उसके प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के, WAB लीफ, ठीक है, लीफ, उन्होंने भी इसके ऊपर सिग्नेचर किया था। बहुत सारी रिवर्स है जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हम लोग शेयर करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, वी हैव सतलुज, सतलुज है, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, राइट, एंड ऊपर से आ गई आपकी इंडस। तो बेसिकली वी हैव दीज 6 रिवर्स, ठीक है, जिसमें से जो ये 5 रिवर हैं, दे आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। और इसलिए इस रीजन को पंजाब भी कहा जाता है ना। पंज, पंज, आब, आब मीन्स रिवर वाटर, पंज मीन्स 5, इसलिए पंजाब कहा जाता है। तो सवाल ये उठा है भैया कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये डिसाइड किया गया कि जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, जिसमें से सतलुज, ब्यास और रावी, सतलुज, ब्यास और रावी, ये तीनों इंडिया यूज करेगा। जो
दूसरी रिवर्स हैं चेनाब, झेलम और इंडस। चेनाब, झेलम और इंडस, ये पाकिस्तान यूज करेगा, ये पाकिस्तान के हिस्से में आ गई। लेकिन चेनाब, झेलम और इंडस जो है वो इंडिया से भी पास हो रही है, तो क्या इंडिया इसका यूज कर सकता है? आंसर इज यस, इंडिया यूज कर सकता है, लेकिन देर आर सम टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। तो चेनाब रिवर के ऊपर, इंडस के ऊपर, झेलम के ऊपर इंडिया कोई डैम बना सकता है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो डैम ऐसा होना चाहिए, वो प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसे कहते हैं रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। आप प्रोजेक्ट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका डिजाइन और ऑपरेशन ऐसा होना चाहिए कि वो उसके वाटर के फ्लो को कम ना करे। मतलब ऐसा ना हो कि भाई आप कोई झेलम पे ऐसा प्रोजेक्ट बना दो कि पाकिस्तान को पानी ही ना पहुंचे, वहां पे भी तो मिलियंस ऑफ पीपल उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ऐसा प्रोजेक्ट बनाइए, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट इसको बोलते हैं। उसके फ्लो के अंदर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप बिजली पैदा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके डिजाइन और ऑपरेशंस को लेके कई बार एक दूसरी कंट्री को ऑब्जेक्शन हो सकते हैं। पाकिस्तान को यूजुअली हर प्रोजेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्शन रहता है, तो वो चला जाता है कहाँ पे, वर्ल्ड बैंक में। ये है बेसिकली पूरा खेल। तो तीन तरीके से आप डिस्प्यूट सोल्व कर सकते हो अगर कोई ऑब्जेक्शन आपको होता है। पहला तो इंटर गवर्नमेंटल लेवल, आपस में देखिए भाईचारे से सोल्यूशन निकल जाए तो उससे बढ़िया कुछ होता नहीं है। यहाँ सोल्यूशन नहीं निकलता फिर आप वर्ल्ड बैंक को अप्रोच कर सकते हो, और यहाँ भी सोल्यूशन नहीं निकलता है तो फिर आप कोर्ट आर्बिट्रेशन में जा सकते हो। लेकिन ज्यादातर जो डिस्प्यूट है वो यहीं पे सोल्व हो जाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक, जब ये डील हुआ था तो वर्ल्ड बैंक वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर देयर। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो उसके अलावा सलाल डैम, बगली हार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, कृष्ण गंगा में एंड ऑल दैट, इनको लेके पाकिस्तान को बार बार ऑब्जेक्शन रहता है। तो ये थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए। और रिसेंटली कुछ टेररिस्ट अटैक हुए पाकिस्तान की तरफ से, तो मोदी जी ने कहा है भाई टाइम आ गया है कि इंडस वाले ट्रीटी को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। क्योंकि पहले पुलवामा हुआ और बहुत सारे अटैक्स जो हमारे ऊपर होते रहते हैं उसको लेके, तो मोदी जी ने कहा था कि भैया जो खून और वोटर एक साथ नहीं बह सकता। तो इट्स वाज लाइक अ सिंबॉलिकल थ्रेट, इसको चेंज हम लोग नहीं करने वाले हैं, पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली। बिकॉज अगर ऐसा होगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती है। पाकिस्तान के साथ अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो चाइना कैन ऑल्सो स्टॉप वाटर ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड अदर रिवर्स। तो इंटरनेशनल भी हमारे पास ऑब्लिगेशंस होती हैं। तो लेकिन फिर भी इट वाज लाइक अ थ्रेट। थोड़ा आगे बढ़े। नेक्स्ट अपना आर्टिकल आता है, दैट इज हाउ द पैसा हैज बूस्टेड फॉरेस्ट कंजर्वेशन इन इंडिया। ठीक है, देखिए मैंने पूरा कंटेंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है पढ़ने के लिए। व्हाट आर द शेड्यूल एरियाज, हाउ द शेड्यूल एरियाज आर गवर्नड, ठीक है, हु डिसाइड द शेड्यूल एरियाज, हाउ द शेड्यूल एरियाज आर आइडेंटिफाइड, ये पूरा कंटेंट बहुत अच्छे से दिया हुआ है, मोस्टली फैक्चुअल है। लेकिन आज का आर्टिकल इस फैक्ट के बारे में नहीं है, आज का आर्टिकल इसके बारे में है कि जो पैसा है, ठीक है, इसने कैसे फॉरेस्ट को कंजर्व करने में हेल्प की है। आर्टिकल इस बारे में है, आर्टिकल पैसा के बारे में नहीं है, पैसा के बेनिफिट के बारे में है। ठीक है, ये आपको समझने की जरूरत है। जो पैसा है बेसिकली हमारा जो जब हम लोग पैसा की बात करते हैं तो हम बात करते हैं पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। ये 1996 का रहा है, राइट। ऑलरेडी जब हम लोग 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं तो हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, राइट। लेकिन ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ये ट्राइबल एरियाज में नहीं पहुंचा था। इसको ट्राइबल एरिया में पहुंचाने के लिए हम लोगों ने अलग से एक्ट बनाया था, पंचायत एक्सटेंशन एंड द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। और इसके तहत जो लोकल कम्युनिटीज हैं, लोकल ट्राइबल विलेजेस हैं, ग्राम सभाएं हैं, उनको स्पेशल पावर दी गई थी कि आप अपने जंगलों को, अपनी लैंड को कैसे रूल कर सकते हैं, ठीक है, कैसे उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, वो पावर दिया गया था। तो पैसा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि इन्होंने डिफाइन कर दिया है कि विलेज क्या होता है। अकॉर्डिंग टू पैसा, village is an ordinarily consisting of a habitation or a group of habitations or a hamlet or a group of hamlets comprising a community and managing its affairs in accordance with the traditions and the customs
ऑल दोज हुज नेम्स आर इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल्स इन सच विलेज कॉन्स्टिट्यूटेड द ग्राम सभा। ये डेफिनेशन है विलेज की अकॉर्डिंग टू पैसा। बड़ी अच्छी खासी डेफिनेशन है, एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, काफी बढ़िया। और यही डेफिनेशन बाद में हम लोगों ने यूज की फॉरेस्ट फॉरेस्ट राइट एक्ट्स में, जो कि हम लोगों ने 2006 के अंदर किया था। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और पैसा के अंदर थोड़ा फर्क होता है, ठीक है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट दिया जाता है इंडिविजुअल्स को, और जो पैसा है वो बेसिकली टॉक्स अबाउट द ग्राम सभा। तो इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पर ट्राइबल्स रह रहे हैं, ऑब्वियसली शेड्यूल ट्राइबल एरियाज हैं, वहां पे ट्राइबल्स अगर रह रहे हैं तो वहां पे जंगल भी होगा, और इन जंगलों को अगर काटा जाएगा या फिर यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट लगाया जाएगा सरकार के द्वारा, तो उसके लिए ग्राम सभा की परमिशन लगेगी। ये बेसिकली इसका कोर है, इसका जिस्ट है। लेकिन मजे की बात यह है कि जब ये पैसा आया था 1996 में, हर स्टेट के अंदर इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया था, ठीक है। क्योंकि लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है, जंगल एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो कुछ स्टेट्स ने इंप्लीमेंट किया, कुछ ने इंप्लीमेंट नहीं किया। जहां पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ, वहां पे लगातार ऐसा देखा गया कि फॉरेस्ट राइट्स को या फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन अच्छे से नहीं हुआ है। लेकिन जहां पे इंप्लीमेंट किया गया है वहां पे अच्छा खासा फॉरेस्ट कंजर्वेशन हुआ है। और इस आर्टिकल में बेसिकली यही बताने की कोशिश की गई है कि ऐसे स्टेट जहां पे पैसा हुआ है और ऐसे स्टेट जहां पे पैसा नहीं हुआ है, दोनों के बीच में क्या फर्क है। तो ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया। यूजली क्या होता है जब हम लोग जंगलों की बात करते हैं, ट्राइबल्स की बात करते हैं, या फिर गवर्नमेंट की अप्रोच की बात करते हैं, जो लोकल कम्युनिटीज हैं इनके अधिकारों को इग्नोर किया जाता है, और जो बड़े बड़े प्राइवेट हाउसेज हैं उनको माइनिंग, पावर प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल टिम्बर के नाम पे उनको राइट्स दे दिए जाते हैं। लेकिन भैया जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, उनका तो जो लाइवलीहुड है, उनका तो कल्चर है, उनकी पूरी जिंदगी उन्हें ट्रेडिशनल फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है, राइट। और अगर अपने जंगलों को बचाना है तो उनका कंजर्वेशन करना है, तो लोकल कम्युनिटी की आपको हेल्प चाहिए, रादर देन उनको इग्नोर करिए। इग्नोर नहीं करना है। तो इस आर्टिकल में पैसा की इंपॉर्टेंस के बारे में बात की गई है, जो कि इंडिया का जो फिफ्थ शेड्यूल है, जिसमें शेड्यूल एरियाज को एडमिनिस्टर करने की बात आती है, उसके साथ ये अलाइन करता है। 74th थर्ड अमेंडमेंट हुआ जो, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब इन्होंने इस एक पूरा रिसर्च किया, और उसी रिसर्च में इन्होंने ये पाया कि कैसे कैसे चीजें चेंज हुई। तो ट्रैकिंग द इंक्रीज एंड द डिक्रीज ऑफ द ट्री एंड द वेजिटेशन कवर ओवर द टाइम अक्रॉस द फॉरेस्टेड एरिया अराउंड दिस डिफिकल्ट सेट ऑफ विलेजेस, दे फाउंड दैट, ये देखिए जरा इंपॉर्टेंट लाइन है, boosting formal representation of ST led to an average increase in the tree canopy by 3% per area as well as the reduction in the rate of the deforestation। जहां जहां पे पीसा को इम्प्लीमेंट किया गया वहां पे हर साल 3% जो है वो कैनोपी इंक्रीज हुआ, यानी कि पेड़ पौधे बढ़े हैं वहां पे जंगल बढ़े हैं, और डिफोरेस्टेशन कम हुआ है। वहीं जहां पे पीसा इंप्लीमेंट नहीं हुआ, वहां पे जंगलों की कटाई हुई है, वहां पे माइनिंग एक्टिविटी बढ़ी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है जो इस पूरे आर्टिकल के अंदर बताया गया है। और ये शुरुआत तब हुई थी जब पैसों को इंप्लीमेंट किया गया था, इससे पहले ऐसा था नहीं। यूजली दो तीन चीजों के ऊपर यहाँ पे ज्यादा फोकस किया जाता है, कमर्शियल टिम्बर, माइनिंग। क्योंकि ये दो चीजें ऐसी हैं जिनमें सबसे ज्यादा डिफोरेस्टेशन होता है। कमर्शियल टिम्बर यानी कि जो लार्ज स्केल पे प्राइवेट हाउसेज के द्वारा जंगलों की कटाई की जाती है लकड़ी के लिए, और माइनिंग। कई बार तो क्रिटिकल जो मिनरल्स होते हैं वो ट्राइबल एरियाज में पाए जाते हैं, तो माइनिंग अधिकार दे दिए जाते हैं। और ये पैसा इंश्योर करता है कि कोई भी ऐसा माइनिंग ऑपरेशन बिना पंचायत के परमिशन के बिना ना लगाया जाए। तो ऑब्वियसली बात है भाई, जो आम आदमी है वहां पे रह रहा है, बेशक वो गरीब है, लेकिन वो ये तो नहीं चाहता कि मेरे जंगल कट जाएं। हजारों साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं, मुझे यहाँ से जो है डिस्प्लेस कर दिया जाए, वो तो कभी नहीं चाहेगा, राइट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में पैसा की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जिन स्टेट्स में पैसा इंप्लीमेंट हो रहा है अभी फिलहाल, राइट, तो उन वहां पे तो बुरा बेनिफिट हुआ। तो बेसिकली आर्टिकल यही बताना चाहता था कि पैसा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंडिया में अगर आप पैसा की इंपॉर्टेंस की बात करें। चलिए आर्टिकल हमारे पास आता है द कोर्ट स्पेल्स द वे इन हिमालयन डेवलपमेंट।
घुमा फिरा के हालांकि इस आर्टिकल में एक ही बात बोली गई है, कुछ नया ऐसा मुझे खास मिला नहीं। लेकिन फिर भी हिमालयन जो हमारा इकोसिस्टम है वो है बहुत ज़्यादा फ्रजाइल। और जिस तरह से हम लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं हिमालय में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, डिफोरेस्टेशन बहुत लार्ज स्केल पे हम लोग कर रहे हैं। तो इंसान, अ, हम लोग नेचर का इंटीग्रल पार्ट हैं, लेकिन हम लोग नेचर को बहुत ही ज़्यादा कैजुअल तरीके से लेते हैं और उसको हार्म करना, ये समझते हैं कि भाई हम लोग अनलिमिटेड। देखिए कैरिंग कैपेसिटी होती है हर इकोसिस्टम की, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो बल्कि एक कमेटी बनाई है, और दे एक्चुअली वांट टू चेक द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दीज हिमालयन स्टेट्स। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि भाई आपका जो इकोसिस्टम है वो कितनी औकात है उसकी, बेसिकली वो कितना सस्टेन कर सकता है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है जब कोई इकोसिस्टम मैक्सिमम आउटपुट और मैक्सिमम पॉपुलेशन वो सर्व कर सकता है, उससे उतना हैंडल कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, अब जैसे मान लो रोज जिम जाते हो तो आप मान लो 20 kg का डंबल उठाते हो, तो दैट इज योर कैरिंग कैपेसिटी। आप 25 किलो नहीं उठा सकते, 50 किलो नहीं उठा सकते, तो दिस इज योर कैरिंग कैपेसिटी बेसिकली। ठीक है, तो इस आर्टिकल के अंदर ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करने की कोशिश की है। और जो इंडियन हिमालयन रीजन है, ये सिर्फ हिमालय के लिए नहीं, पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रिवर्स यहाँ से निकलती हैं वो करोड़ों लोगों को लाइफ देती हैं। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है पूरा इंडिया में, खासकर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, गंगा, यमुना, ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज, वो सब हिमालय के ऊपर ही तो डिपेंड करता है। तो इसकी हेल्थ, इसकी वेलबींग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ दो चार लोगों की बात नहीं कर रहा है। तो प्राइवेट कंपनीज जो एक्सप्लॉइट करती हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, ऐसा नहीं है कि सभी प्राइवेट कंपनीज करती हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट भी कर सकता है, एक्सप्लॉइटेशन करना ही है तो। ठीक है, कोई भी कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ ग्रोथ के चक्कर में आप लोग मिलियंस लोगों का लाइवलीहुड, उनकी लाइफ को रिस्क कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कई इंपॉर्टेंट जजमेंट दी हैं। तेलंगाना एंड अदर्स केस हुआ, अशोक कुमार राघव केस हुआ, और अभी एक रिसेंटली राजस्थान में जो है इंडियन बस्टर्ड वाला केस हुआ। इन सभी केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है मोर और लेस कि एनवायरनमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और ये गवर्नमेंट की एक फंडामेंटल ड्यूटी है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द क्लाइमेट डिस्ट्रक्शन इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कई सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग बातें बोली हैं, लेकिन सबका कोर यही है दैट ह्यूमंस कैन नॉट हैव अनलिमिटेड पावर टू एक्सप्लोइट द नेचर, वी नीड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भाई इंसान, जब हम लोग एवोल्यूशन की बात करते हैं, कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, तो सबसे टॉप पे है। तो इंसानों से तो ये उम्मीद की जाती है ना कि आप नेचर को एक्सप्लोइट नहीं करोगे। देखिए जानवरों से आप उम्मीद नहीं रख सकते एक तरह से, क्योंकि उनके अंदर दिमाग उतना नहीं होता। इंसानों में तो दिमाग है ना, हम लोग तो बुरा भला सोच सकते हैं। तो हमसे तो ये उम्मीद की जाती है कि हम लोग नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन हम उसका उल्टा कर रहे हैं। ठीक है, तो इको सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए, नेचर शुड बी इन द सेंटर, इंसान सेंटर में नहीं होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो ये जो करंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हम लोग चला रहे हैं, बड़े बड़े डैम्स, रोड्स, रिवर डाइवर्जन कर रहे हैं, एनवायरमेंट को तो डैमेज कर ही रहा है। इससे क्या हो रहा है? लैंडस्लाइड हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन यहाँ पे हो रहा है, राइट। वो सब चीजें यहाँ पे हो रही है, वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्शन हो रहा है। लोकल जो कम्युनिटीज हैं, जो इंडिजिनस लोग वहां पे रह रहे हैं हजारों सालों से, उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। 1 लेन को 2 लेन कर रहे हैं, 2 लेन को 4 लेन कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इससे अननेसेसरी बर्डन बढ़ रहा है हिमालयन फ्रजाइल इकोसिस्टम के ऊपर। अब पहले जब एक रोड हुआ करती थी तो हो सकता था 10 टूरिस्ट जा रहे होंगे वहां से, क्योंकि रास्ता ही इतना खराब है, तो हर कोई तो खराब रास्ते पे नहीं जाएगा। अब वहां पे आपने 4 लेन बना दी, आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब वहां पे 100 की बजाय वहां पे 10 की बजाय वहां पे 10,000 टूरिस्ट लोग जा रहे हैं। अब इससे पैसा तो आपके पास आ रहा है, ग्रोथ हो रही है, नो डाउट, जीडीपी बढ़ रहा है आपके स्टेट का, कंट्री का ओवरऑल।
लेकिन हिमालयन इकोसिस्टम तो खत्म हो गया ना। इसकी वजह से जो लैंडस्लाइड होगा, इसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन होगा, डिफोरेस्टेशन होगा, उसका इकोनॉमिक कॉस्ट आप मेजर भी नहीं कर सकते हो सकता है आपका जीडीपी 10 रुपए से 10,000 रुपए हो गया हो, लेकिन जो लैंडस्लाइड होगा, जो उस पर कॉस्ट आएगी, जो हेल्थ के ऊपर कॉस्ट आती है, जो डिफोरेस्टेशन की मॉनेटरी वैल्यू है, उसकी वजह से आपको 20,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। ये सब चीजें जो है वो डेफिनेटली देखना चाहिए। कर क्या सकते हैं? अब देखिए, इंडिया इज लाइक अ पुअर कंट्री, तो हम लोग की तो मजबूरी है ग्रो करना, हम लोग की तो मजबूरी है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाना, इसके बिना चारा नहीं है। हिमालयन स्टेट्स में जो आम आदमी है, बहुत गरीब है, तो उसके तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना है ना। कैसे बढ़ेगा? जब हम लोग ग्रो करेंगे, डैम्स लगाएंगे, रोड्स लगाएंगे, प्रोजेक्ट चलाएंगे, उसको काम धंधा मिलेगा, टूरिस्ट बढ़ेंगे, पैसा बढ़ेगा। ये तो हमारी मजबूरी है बीइंग अ पुअर स्टेट। लेकिन लॉन्ग टर्म में कैन वी अफोर्ड दिस? ऑफ कोर्स नॉट। तो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करिए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन सस्टेनेबल तरीके से। ठीक है। सो लैंड और नेचर, अगर आप बात करें, मैं यहाँ पे लैंड और नेचर दोनों ही लिख देता हूँ। ये एग्जैक्ट कोट नहीं है, लेकिन सेंस वही है। लैंड नेचर इज नॉट गिफ्टेड टू अस बाय एंसेस्टर्स, नो, वी बोरोड इट फ्रॉम फ्यूचर जनरेशंस, राइट। तो भाई फ्यूचर जनरेशन से उधार लिया है नेचर हमने, ये जंगल, ये रिवर्स, ये एयर, पानी, तो उनको वापस देना भी तो है ना। तो अच्छी हेल्थ में दे तो बेटर होगा। ये मत समझे हमारा गिफ्ट है, इसको हम लोग जैसे मर्जी यूज करें। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऐसा करो ताकि अगली जनरेशन भी सर्वाइव कर सके। दैट वाज द होल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट। ठीक है, चलिए। कुछ एडिशनल आर्टिकल है, पढ़ना चाहो तो डेफिनेटली पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।